हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो आज इस लेक्चर में हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम डिटेल में देखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसे क्यों प्रिपेयर किया जाता है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम जो है इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग समझते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली हमारा यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देखो, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है यहाँ पर हमारा कैश सेल्स और एक होता है हमारे यहाँ पर क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स के अंदर क्या होता है, जैसे ही हमने गुड्स को बेचा तो उसी वक्त उसकी पेमेंट जो है हमें यहाँ पर रिसीव हो जाती है। क्रेडिट सेल्स के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पर सामान को उधार पे बेचते हैं, यानी कि सामान तो हमने अभी बेच दिया, उसकी जो पेमेंट है वो हमें कुछ टाइम पीरियड के बाद यहाँ पर जो है रिसीव होगी। जैसे एग्जांपल के मान लो 3 महीने, यानी कि सामान आपने अभी बेचा पर आपको जो पेमेंट है वो 3 महीनों के बाद यहाँ पर रिसीव होगी। यहाँ पर देखो, जब आप कैश सेल्स करते हो तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती, पर जब हम यहाँ पर क्रेडिट सेल करते हैं तो हम यहाँ पर एक रिस्क बियर करते हैं डिफॉल्ट का, कि सामने वाला पर्सन जिसको हम क्रेडिट पे सामान बेच रहे हैं वो अभी तो कह रहा है कि मैं आपको 3 महीनों के बाद पक्का पेमेंट कर दूंगा, पर हो सकता है कि जब पेमेंट की डेट आए तो वो हमें पेमेंट करने से मना कर दे और जिससे हमें यहाँ पर जो है लॉस हो जाए। ठीक है, अब देखो क्या है कि हमें क्रेडिट सेल तो करनी पड़ेगी। अगर हमें बिजनेस में टिके रहना है तो क्रेडिट सेल्स तो मस्ट है, वो हमें करनी ही पड़ेगी ताकि हमारी सेल्स इंक्रीज हो। ठीक है, तो अब इस रिस्क को जो हम यहाँ पर क्रेडिट सेल्स पे बियर करते हैं, इसको दूर करने का तरीका क्या है। तो यहाँ पर सिंपली देखो, जब भी हम क्रेडिट सेल करें तो हम सामने वाले पर्सन से यहाँ पर रिटर्न में लिखवा ले, यानी कि रिटर्न डॉक्यूमेंट पे उस पर साइन करवा ले कि वो जो हमें 3 महीनों के बाद यहाँ पर पेमेंट कर देगा, ताकि अगर बाई चांस वो किसी भी तरह का डिफॉल्ट करता है तो इस रिटर्न डॉक्यूमेंट की हेल्प से हम कोर्ट में उसके खिलाफ केस कर सके और उससे जो भी पेमेंट रिकवर करनी है, जो पेमेंट हमने लेनी है, वो यहाँ पर उससे ले सके ताकि हमें किसी भी तरह का लॉस ना हो। तो ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है ना, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल के साथ यहाँ पर समझाऊं तो यहाँ पर देखो, एक ए पर्सन है और एक यहाँ पर बी पर्सन है। बी पर्सन ए पर्सन के पास आता है और इसने यहाँ पर जो है इससे 50,000 रुपीज की यहाँ पर जो है गुड्स परचेज की और इसने कहा कि इसकी जो पेमेंट है वो मैं आपको यहाँ पर 3 महीनों के बाद कर दूंगा। तो ए पर्सन ने कहा, देखो भाई, मेरे को आप पे ट्रस्ट नहीं है, आप एक काम करो, आप क्रेडिट पे सामान खरीदना चाहते हो कोई बात नहीं, आप 3 महीने के बाद पेमेंट करना चाहते हो कोई बात नहीं, पर आप ये चीज़ ना मुझे यहाँ पर रिटर्न में लिख के दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्सन बी पर्सन भी यहाँ पर मान जाता है। तो ए पर्सन ने यहाँ पर क्या किया, एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें उसने पूरी ट्रांजेक्शन की डिटेल लिख दी कि बी पर्सन ने जो है यहाँ पर 50,000 रुपीज़ की यहाँ पर जो है गुड्स परचेज किया और उसने कहा है कि 3 मंथ्स के बाद वहाँ पर जो है पेमेंट कर देगा। जैसे ये डॉक्यूमेंट बनाए, ये डॉक्यूमेंट किसे साइन कर दिया, बी पर्सन को, कि आप इस डॉक्यूमेंट को क्या कर लो, यहाँ पर जो है एक्सेप्ट कर लो, यानी कि इसके ऊपर यहाँ पर साइन कर दो। तो बी पर्सन ने भी ऐसे ही किया, इसने इसके ऊपर साइन किया और ये जो डॉक्यूमेंट है वो ए पर्सन को यहाँ पर जो है दे दिया और ए पर्सन ने इसको यहाँ पर 3 महीने तक अपने पास संभाल के रखा और जैसे ही पेमेंट की डेट आई तो इसने इस डॉक्यूमेंट की हेल्प से इससे पेमेंट मांगी। अगर तो ये पेमेंट कर देता है तब तो ठीक है, अगर बाई चांस ये डिफॉल्ट करता है तो इस डॉक्यूमेंट की हेल्प से ये कोर्ट में केस कर सकता है और उससे पेमेंट जो है रिसीव कर सकता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये जो डॉक्यूमेंट है इसे बनाता कौन है, जो हमारा यहाँ पर सेलर होता है वो यहाँ पर जो है बनाता है और जो हमारा यहाँ पर बायर होता है वो इसको यहाँ पर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब इस ट्रांजेक्शन के बीच में हमारी पार्टीज कितनी इन्वॉल्व है। सबसे पहले देखो, ये जो ए पर्सन है, ठीक है, ये क्या है, सेलर है, इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ड्रॉयर। क्या कहते हैं, ड्रॉयर, क्योंकि इसने बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाया है, ड्रॉ किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो बायर है जो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है वो कहलाता है हमारा यहाँ पर ड्रॉयर, जिसने यहाँ पर जो है पेमेंट करनी होती है। अब इन दो पार्टीज के अलावा एक हमारी यहाँ पर थर्ड पार्टी भी बिल ऑफ एक्सचेंज में इंक्लूड होती है, जो कि होता है हमारा यहाँ पर पे। पे कौन होता है, जिसको यहाँ पर इस बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट जो है रिसीव होनी होती है। अगर हम नॉर्मल केस की बात करें, एंडोर्समेंट ना किया जाए, बिल ऑफ एक्सचेंज को किसी तीसरे पर्सन को ना दिया जाए, तो यहाँ पर देखो जो हमारा पे होता है और जो ड्रॉयर होता है वो एक ही पर्सन यहाँ पर होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि ड्रॉयर कौन है, ए है, और पे कौन है, ए है, क्योंकि 3 महीने के बाद इसी को यहाँ पर जो है पेमेंट रिसीव होनी है। क्लियर है, हालांकि अगर एंडोर्समेंट कर दी जाए तो पे हमारा डिफरेंट हो जाता है, उसके बारे में हम आगे जो है डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। क्लियर है आपको। तो ये हमारा क्या था यहाँ पर, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये हमारा एक फॉर्मेट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो फटाफट से यहाँ पर देखो हमारा फॉर्मेट बिल ऑफ एक्सचेंज का, ये हमारा एक सिंपल फॉर्मेट होता है जो कि बिजनेसमैन यूज करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करने के लिए। अब फटाफट से हम जो है यहाँ पर इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है, विच ऑफ दिस इज अ फीचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें से कौन सा हमारा यहाँ पर फीचर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का। पहला क्या है कि ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, बिल्कुल सही, जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। हम ऑरली कोई भी यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, सारा काम रिटर्न में होता है। नेक्स्ट वो क्या है, एन अनकंडीशनल ऑर्डर। अब देखो इस बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, जो हमारे यहाँ पर ड्रॉयर होता है वो यहाँ पर एक ऑर्डर देता है, किसको देता है, हमारे यहाँ पर ड्रॉई को, कि आपको एक जो है पर्टिकुलर डेट के बाद हमें इतनी अमाउंट जो है यहाँ पर पे करनी है। जैसे एग्जांपल के लिए
ए यहाँ पर ड्रॉयर था, उसने यहाँ पर बी को ऑर्डर दिया कि आपने मुझे जो है यहाँ पर 50,000 रुपीज 3 मंथ्स के बाद यहाँ पर जो है पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो ऑर्डर है ना, जो ड्रॉयर के द्वारा दिया जाता है, वो क्या होता है, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। तो ये भी हमारा फीचर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का। अब अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब क्या है कि ये ऑर्डर यहाँ पर जो ड्रॉयर ऑर्डर ड्रॉई को दे रहा है, यहाँ पर जो हमारा ड्रॉई है, इस ऑर्डर को उसको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। और इस ऑर्डर को मानने के लिए ड्रॉई जो है किसी भी तरह की कंडीशन जो है नहीं रखता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए ने यहाँ पर जो है ऑर्डर दिया कि 50,000 रुपए की पेमेंट जो है वो 3 महीनों के बाद यहाँ पर करो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा बी है पर्सन, ये किसी भी तरह की यहाँ पर कंडीशन नहीं रख सकता कि हालांकि आप मेरे को 50,000 की गुड्स यहाँ पर और दो तब मैं यहाँ पर पेमेंट करूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको जो ऑर्डर दे दिया गया उसको ये मानना ही पड़ेगा। तो ये भी हमारा फीचर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का। नेक्स्ट है स्पेसिफाई द डेट ऑफ पेमेंट। बिल्कुल हमारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें यहाँ पर डेट मेंशन की जाती है, जिस डेट को यहाँ पर पेमेंट की जानी होती है। नेक्स्ट वो क्या है यहाँ पर एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉयर, यानी कि इसे जो है हमारा ड्रॉयर जो है वो यहाँ पर एक्सेप्ट करता है। तो ये हमारा फीचर नहीं होता, क्योंकि देखो बिल ऑफ एक्सचेंज को कौन एक्सेप्ट करता है, हमारा जो ड्रॉई होता है वो जो है यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर देखो हमारा ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारे फीचर्स होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के। चौथा फीचर नहीं होता, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है रिगार्डिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। पहला देखो क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज आर एन ऑर्डर टू पे, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर होता है सामने वाले पर्सन को पे करने के लिए। तो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिक्वेस्ट टू पे, यानी कि इसके अंदर जो हमारा ड्रॉयर होता है वो रिक्वेस्ट करता है ड्रॉई को कि आप प्लीज मुझे यहाँ पर पेमेंट कर दो। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ऑर्डर दे रहा है। नेक्स्ट देखो क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज आर प्रॉमिस टू पे, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो हमारा ड्रॉयर है वो यहाँ पर प्रॉमिस करता है पेमेंट के लिए। तो ये भी हमारा यहाँ पर क्या है, गलत है, क्योंकि हाँ, हमारा जो ऑर्डर फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन ए, ये हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर होता है। और कौन सा ऑर्डर होता है, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड टू सेटल अ ट्रेड ट्रांजैक्शन, इट इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको एक ट्रेड ट्रांजैक्शन को, ठीक है, पूरा करने के लिए एक्सेप्ट और ड्रॉ किया गया, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं। पहला बिजनेस बिल, दूसरा अकोमोडेशन बिल, तीसरा ट्रेड बिल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखो आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, ट्रेड बिल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जैसे मैं अगर यहाँ पर एग्जांपल दूं, देखो ए पर्सन है, बी पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पर बी पर्सन इससे 50,000 रुपए की यहाँ पर जो है गुड्स खरीदना चाहता है, यानी कि इनके बीच में एक ट्रेड ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो इस ट्रेड ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि जो ये क्रेडिट सेल करना चाहता था, इसे कंप्लीट करने के लिए जो ए पर्सन है उसने यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया और बी पर्सन ने इस बिल ऑफ एक्सचेंज को जो है एक्सेप्ट किया। तो ये हमारा यहाँ पर क्या कहलाया, यहाँ हमारा ट्रेड बिल जो है वो कहलाया। क्लियर है। तो मेनली अगर हम यहाँ पर जितने भी हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको पार्ट्स में, टाइप्स में डिवाइड करना चाहे तो दो तरह के हमारे यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, एक अकोमोडेशन बिल और एक हमारा यहाँ पर ट्रेड बिल। तो ट्रेड बिल का मीनिंग आपने यहाँ पर समझ लिया। अब अकोमोडेशन बिल की यहाँ पर मतलब समझ लेते हैं। देखो अकोमोडेशन बिल एक ऐसा बिल होता है जिसको यहाँ पर किसी ट्रेड ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए एक्सेप्ट और ड्रॉ जो है नहीं किया जाता है। इसको हम म्यूचुअल हेल्प के लिए, यानी कि जो दो पार्टीज ड्रॉ और एक्सेप्ट करिए वो दोनों अपने बेनिफिट के लिए इसको ड्रॉ और एक्सेप्ट जो है वो करते हैं, कोई भी ट्रेड ट्रांजेक्शन नहीं की जाती। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, यहाँ पर देखो राम था और यहाँ पर श्याम था, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पर जो है 25-25 हजार रुपए की यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट थी, 25-25 हजार रुपए इन्हें चाहिए थे। तो राम ने क्या किया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया 60,000 रुपए का, 60,000 रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ड्रॉ किया और श्याम ने इसको यहाँ पर क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। जैसे श्याम ने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो ये हमारा क्या गया, बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। तो एक पर्सन जो है यहाँ पर बैंक के पास गया, ठीक है, बैंक के पास गया, इस बिल ऑफ एक्सचेंज को इसने सेल करके यहाँ पर जो है इसकी इमीडिएट पेमेंट ली। जो बैंक है उसने इस बिल ऑफ एक्सचेंज की कुछ यहाँ पर अपने जो चार्जेस थे उसको यहाँ पर डिडक्ट किया। मान के चलो जो बैंक है उसने यहाँ पर 10,000 रुपये यहाँ पर चार्जेस जो है डिडक्ट किए और 50,000 रुपये जो है वापस इसी पर्सन को, राम को जो है उसी समय यहाँ पर जो है दे दिया। क्लियर है। तो जैसे ही राम के पास 50,000 रुपये, तो इन्होंने आपस में जो है यहाँ पर 25-25 हजार रुपये जो है यहाँ पर बांट लिया और जिससे क्या हुआ, दोनों की यहाँ पर जो है बेनिफिट हो गया। अब देखो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो 3 महीनों के लिए ड्रॉ किया गया था। तो जैसे 3 महीने पूरे, जो बैंक है ये पेमेंट लेने के लिए किसके पास गया, यहाँ पर श्याम के पास गया, ठीक है। तो श्याम ने बैंक को 60,000 रुपये यहाँ पर जो है पेमेंट कर दी और राम ने अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन था यानी कि 30,000 रुपये श्याम को यहाँ पर जो है पे कर दिया। और इससे क्या हुआ कि इनको इमीडिएट जो पैसों की रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पर फुलफिल हो गई और दोनों की यहाँ पर हेल्पफुल। तो ये हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पर अकोमोडेशन बिल कहलाता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ दिस टर्म इज रिलेटेड टू द बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें से कौन सी हमारे यहाँ पर टर्म जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ रिलेटेड होती है। पहली देखो क्या है, ड्यू डेट, दूसरी क्या है, ग्रेस डेट, तीसरी क्या है, मैच्योरिटी डेट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर यहाँ पर बता दो, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों की तीनों टर्म्स जो है वो हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ जुड़ी होती है, रिलेटेड होती है और काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है।
तो एक एक करके इनका बात इसके बारे में समझ लेते हैं। तो पहले बात करते हैं ड्यू डेट की। ड्यू डेट क्या होती है? तो सिंपली देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज की जो पेमेंट डेट है, यानी कि जिस डेट को बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट की जानी है, वो कहलाता है हमारे यहाँ पर ड्यू डेट। जैसे कि मान के चलो, यहाँ पर जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है वो यहाँ पर 1 अप्रैल को ड्रॉ किया गया था, ठीक है, और 1 महीने के लिए जो है ड्रॉ किया गया था, यानी कि इसकी जो पेमेंट डेट है वो 1 महीने के बाद की थी। यहाँ पर देखो 1 मई वो डेट है जिसपे इस बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट जो है की जानी है। तो ये हमारी यहाँ पर क्या कहलाती है? ड्यू डेट, यानी कि जिस डेट पर हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज ड्यू हो जाता है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट हो गया है ग्रेस डेज। अब देखो, जैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज ड्यू हो जाता है तो यहाँ पर जो हमारा ड्रॉयर है ना, वो ड्रॉई को यहाँ पर कुछ एडिशनल डेज दे देता है, यानी कि पेमेंट तो इस डेट को बनती है पर वो ड्रॉई को कुछ और यहाँ पर दिन दे देता है ताकि वो और अच्छे से यहाँ पर जो है पेमेंट कर सके। उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? ग्रेस डेज। जैसे कि नॉर्मली जो ग्रेस डेज होता है वो कितना होता है? यहाँ पर 3 डेज, यानी कि ड्यू डेट से 3 दिनों के बाद यहाँ पर जो है हमारा ड्रॉई पेमेंट जो है वो कर सकता है, यानी कि ड्रॉयर यहाँ पर ड्रॉई को ड्यू डेट के बाद 3 दिनों का एडिशनल टाइम पीरियड यहाँ पर देता है। नेक्स्ट देखो क्या है? मेच्योरिटी डेट। मेच्योरिटी डेट क्या होती है? वो डेट जिस दिन एक्चुअली में पेमेंट यहाँ पर की जाती है। जैसे मैंने बताया ना कि ड्यू डेट में यहाँ पर जो हमारा ड्रॉई है वो यहाँ पर 3 डेज और ऐड करके यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो मान के चलो 1 अप्रैल को ड्यू डेट थी, 3 दिन और यहाँ पर ऐड हो गए, तो यहाँ पर हमारा 4 अप्रैल क्या हो गया? मैच्योरिटी डेट हो गया, और इस दिन जो ड्रॉई है वो एक्चुअली में यहाँ पर जो है ड्रॉयर को पेमेंट करेगा। तो ये तीनों टर्म्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है और बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ यहाँ पर रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द ड्यू डेट, ठीक है, ड्यू डेट कैलकुलेशन इनटू, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि हम यहाँ पर जब किसी बिल ऑफ एक्सचेंज की ड्यू डेट जो है कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो उस बेसिस पे हम जो है यहाँ पर अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को किन किन टाइप्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला क्या है? बिल आफ्टर डेट, दूसरा क्या है? बिल आफ्टर साइट या फिर बिल एट साइट। तो यहाँ पर आंसर बता दूं मैं, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट की बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो मेनली यहाँ पर 3 टाइप्स के यहाँ पर होते हैं: बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर साइट, बिल एट साइट। अब ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बिल आफ्टर डेट की, ठीक है। तो बिल आफ्टर डेट एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसको यहाँ पर, जिसकी जो यहाँ पर ड्यू डेट है और जो यहाँ पर मेच्योरिटी डेट है, मेच्योरिटी डेट है, ये कैलकुलेट की जाती है उस दिन से जब बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया जाता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, हमारा यहाँ पर ड्रॉयर है, यहाँ पर ए पर्सन और बी पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पर 50,000 रुपए की गुड्स खरीदी है क्रेडिट पे, तो ए पर्सन ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया 1 अप्रैल को और इसे बिल ऑफ एक्सचेंज भेज दिया बी को, और बी ने जो है इसे यहाँ पर जो है 1 मई को यहाँ पर जो है एक्सेप्ट किया, 1 मई को यहाँ पर जो है एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो बिल आफ्टर डेट है उसकी जो ड्यू डेट है वो कैलकुलेट की जाती है उस दिन से जब बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया जाता है। तो इस केस में देखो, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसकी जो ड्यू डेट है वो हम यहाँ पर 1 अप्रैल से यहाँ पर जो है कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इस दिन जो है बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ड्रॉ किया गया था। यानी कि मान के चलो, अगर यहाँ पर 1 महीने के लिए जो है यहाँ पर हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया गया था, तो यहाँ पर हमारी जो ड्यू डेट होगी वो हमारी यहाँ पर 1 मई होगी, और 3 डेज अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ पर हमारी 4 मई क्या हो जाएगी? यहाँ पर मैच्योरिटी डेट हो जाएगी, ठीक है। तो बिल आफ्टर डेट ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज जिसकी जो ड्यू डेट है, जो मैच्योरिटी डेट है, उस दिन से कैलकुलेट की जाती है जब उसको यहाँ पर ड्रॉ किया जाता है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो हमारा क्या है? बिल आफ्टर साइट। अब बिल आफ्टर साइट क्या होता है? बिल आफ्टर साइट एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसकी जो ड्यू डेट है और जो मैच्योरिटी डेट है वो उस दिन से कैलकुलेट की जाती है जब बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल में देखोगे कि यहाँ पर जो बी पर्सन है उसने 1 मई को बिल ऑफ एक्सचेंज को जो है एक्सेप्ट किया था, ठीक है। तो अगर ये बिल आफ्टर साइट है तो इसकी जो ड्यू डेट है और मैच्योरिटी डेट है वो 1 मई से कैलकुलेट की जाएगी। तो यहाँ पर अगर मान के चलो 1 महीने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया है, तो बिल आफ्टर साइट के केस में जो हमारी यहाँ पर ड्यू डेट होगी वो हमारी यहाँ पर क्या होगी? 1 मई से 1 जून यहाँ पर हमारी ड्यू डेट होगी, और 3 डेज ऐड कर दो तो ये हमारी क्या निकल के आ जाएगी? यहाँ पर 4 जून, ये हमारी क्या है? यहाँ पर मैच्योरिटी डेट जो है निकल के आ जाएगी। ये हमारा क्या होता है? बिल आफ्टर साइट। और इन दोनों में मैं आपको चीज बता दूं, यहाँ पर जो हमारे बिल आफ्टर डेट और बिल आफ्टर साइट है, इसमें यहाँ पर जो ड्रॉई है उसको यहाँ पर 3 डेज का यहाँ पर ग्रेस पीरियड जो है मिलता है। इसका मतलब क्या होगा कि बिल एट साइट में ऐसा जो है 3 डेज का जो ग्रेस पीरियड है वो यहाँ पर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि देखो, बिल एट साइट एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसकी कोई यहाँ पर मैच्योरिटी डेट होती नहीं, यानी कि उसमें कोई पेमेंट की डेट जो है मेंशन की ही नहीं होती है। ये जो है डिमांड पे पेबल होता है, यानी कि जैसे ही ड्रॉयर ये बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर ड्रॉई के पास जाता है और पेमेंट की डिमांड करता है, तो ड्रॉई को उसी वक्त जो है उसकी यहाँ पर पेमेंट जो है करनी पड़ेगी। क्लियर है आपको? तो बिल एट साइट एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जिसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती, कोई ड्यू डेट नहीं होती, ये डिमांड पे पेबल होती है, और इसीलिए इसमें जो है 3 डेज का ग्रेस पीरियड भी ऐड जो है नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है? हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अब इसमें हम प्रैक्टिकली जो है ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट जो है कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन को पहले यहाँ पर ध्यान से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है डेटेड 1 मार्च 2022 पेबल
3 मंथ्स आफ्टर डेट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पर नोटिस करनी है वो क्या है, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो यहाँ पर क्या है, आफ्टर डेट यहाँ पर जो है बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इसको जो है यहाँ पर ड्रॉई के द्वारा 15 अप्रैल 2022 को यहाँ पर जो है एक्सेप्ट किया गया था। अब हमें इसकी यहाँ पर मेच्योरिटी डेट जो है फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ड्यू डेट जो है हमें यहाँ पर कैलकुलेट जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर डेट है, यानी कि हमारी जो बिल ऑफ एक्सचेंज की ड्यू डेट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है उस दिन से जिस दिन यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज को जो है ड्रॉ किया गया था, यानी कि 1 मार्च से हम यहाँ पर जो है ड्यू डेट को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो 1 मार्च से 1 अप्रैल मई जून, ठीक है। तो 1 जून हमारी यहाँ पर क्या होगी, ड्यू डेट होगी। 1 जून हमारी यहाँ पर क्या होगी, ड्यू डेट होगी। उसके बाद अगर हमें यहाँ पर मेच्योरिटी डेट कैलकुलेट करनी है, मेच्योरिटी डेट कैलकुलेट करनी है तो क्या करना है, ड्यू डेट में हमें यहाँ पर 3 दिन जो है यहाँ पर प्लस कर देने, वो हमारी मेच्योरिटी डेट होगी। तो यहाँ पर देखो 4 जून हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ये हमारी यहाँ पर क्या है, मेच्योरिटी डेट है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 4 जून इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ए बिल ऑफ एक्सचेंज dated 1 March 2022 payable 3 months after sight. The bill was accepted on 1 April 2022. Find out the maturity date. सबसे पहली जो चीज आपको नोटिस करनी है कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो आफ्टर साइट है, यानी कि इस बिल ऑफ एक्सचेंज की जो ड्यू डेट है वो कैलकुलेट होगी उस दिन से जिस दिन बिल ऑफ एक्सचेंज को जो है यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया था। तो यहाँ पर देखो 1 अप्रैल को इसको जो है एक्सेप्ट किया गया था और पेमेंट 3 महीनों के बाद यहाँ पर की जानी है। तो यहाँ पर देखो 1 अप्रैल से मई जून जुलाई, यानी कि 1 जुलाई हमारी यहाँ पर क्या होगी, ड्यू डेट होगी। 1 जुलाई हमारे यहाँ पर क्या होगी, ड्यू डेट होगी। 3 दिन अगर हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो 4 जुलाई हमारे यहाँ पर क्या निकल के आएगी, मेच्योरिटी डेट। तो मेच्योरिटी डेट हमारी इजिकल टू कितनी है यहाँ पर, मेच्योरिटी डेट इजिकल टू हमारा 4 जुलाई इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखो हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी 4 जुलाई इज अ करेक्ट आंसर, 4 जुलाई इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमने जो है आफ्टर साइट और आफ्टर डेट बिल ऑफ एक्सचेंज हो तो उसकी आसानी से हम यहाँ पर मेच्योरिटी डेट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया यहाँ पर क्या है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 1 मार्च पेबल 60 डेज आफ्टर डेट देन फाइंड आउट द मेच्योरिटी डेट। सबसे पहले देखो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन में मंथ्स की बजाय यहाँ पर डेज भी गिवन होता है, ठीक है। तो जब हमें डेज गिवन होना है थोड़ा सा हमें यहाँ पर कॉन्शियस हो जाना है, क्योंकि वहां पर मिस्टेक होने के चांसेस जो है वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि किसी मंथ में 31 डेज होते हैं, किसी में 28 भी होते हैं और किसी में यहाँ पर 30 भी होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेशन जो है सही ढंग से करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है, तो पहली चीज क्या है, आफ्टर डेट है, यानी कि जिस दिन इसे ड्रॉ किया गया है उस दिन से यहाँ पर ड्यू डेट जो है यहाँ पर कैलकुलेट करनी, ठीक है। तो जब भी हम ड्यू डेट को कैलकुलेट करेंगे तो जिस दिन यहाँ पर हमारा जो है ड्रॉ किया होगा बिल ऑफ एक्सचेंज को उसे हमें यहाँ पर काउंट नहीं करना, उसके बाद जितने डेज है उसे हमें यहाँ पर काउंट जो है वो करना है। तो यहाँ पर देखो 1 मार्च को बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया था, यानी कि मार्च में टोटल कितने दिन रह गए यहाँ पर, 30 दिन। कितने रह गए हमारे यहाँ पर, 30 दिन। उसके बाद देखो यहाँ पर अप्रैल के, उसके बाद एक महीना हमारा अप्रैल है, उसके यहाँ पर जो है 30 डेज, यानी कि अगर आप यहाँ पर ऐड ऑन करो तो मार्च के 30 दिन हो गए, अप्रैल के 30 दिन हो गए, तो 30 ऑफ अप्रैल यहाँ पर हमारी क्या होगी, ड्यू डेट होगी। क्या होगी हमारी यहाँ पर ड्यू डेट होगी, यानी कि अगर मैं इसमें आप 3 डेज और ऐड कर दूं तो यहाँ पर जो हमारी मेच्योरिटी डेट है वो यहाँ पर कितनी निकल के आएगी, यहाँ पर 3 मई, ठीक है। यहाँ पर 3 मई हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली मैंने यहाँ पर डेज काउंट कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मार्च का फर्स्ट डेट को निकाल दिया, उसके बाद 31 दिन होते हैं महीने के, 30 दिन मार्च के उठा लिए, 30 दिन अप्रैल के उठा लिए। 30 अप्रैल को हमारा ड्यू डेट आ गया, उसमें 3 दिन ऐड कर दिए तो 3 मई हमारा यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट आंसर आ गया। तो यहाँ पर अगर आपको मंथ वाइज आता है तो मंथ वाइज कैलकुलेट करो, अगर आपको डेज वाइज आता है तो आप डेज वाइज यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या है, इफ द मेच्योरिटी डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे व्हाट विल बी द मेच्योरिटी डेट ऑफ द बिल। यानी कि किसी केस में जब हमने पेमेंट करनी थी, मेच्योरिटी डेट है, उस दिन कोई पब्लिक हॉलीडे आ गया, जैसे कि मान लो यहाँ पर 15 अगस्त आ गया, 26 जनवरी आ गया, तो उस केस में पेमेंट यहाँ पर कब की जाएगी। तो यहाँ पर पहला देखोगे प्रोसीडिंग दिन, यानी कि उसके पिछले दिन, है ना, या फिर सेम डे, या फिर आफ्टर 2 डेज, या फिर फॉलोइंग डे, यानी कि अगले दिन। तो यहाँ पर देखो आंसर क्या होगा, प्रोसीडिंग डे इज अ करेक्ट आंसर। अगर किसी केस में जो मेच्योरिटी डेट है वो यहाँ पर किसी पब्लिक हॉलीडे पे आ जाती है तो उसकी जो पेमेंट है एक दिन पहले कर दी जाएगी। अगर मेच्योरिटी डेट 15 अगस्त को हो रही है तो पेमेंट कब होगी हमारी यहाँ पर 14 अगस्त को जो है यहाँ पर होगी, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि जो हमारी 14 अगस्त है उस दिन भी छुट्टी आ जाती है, यानी कि मान के चलो जो हमारे यहाँ पर 15 अगस्त है वो क्या है, मंडे है, और 14 अगस्त को क्या है यहाँ पर संडे है। तो इस दिन तो पब्लिक हॉलीडे आएगा, इससे एक दिन पहले पेमेंट होगी, और वो क्या है, संडे है, उस दिन वैसे भी पेमेंट्स नहीं हो सकती, उस दिन बंद होता है, ठीक है। तो इस केस में जो पेमेंट होगी वो एक दिन और पहले, यानी कि 13 ऑफ, ठीक है, 13 ऑफ अगस्त को यहाँ पर जो है पेमेंट
होगी। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, एक और चीज मैं यहाँ पर बता दूं, ये तो बात थी पब्लिक हॉलीडे की, ठीक है, यहाँ तो बात थी पब्लिक हॉलीडे की। एक हमारी यहाँ पर इमरजेंसी हॉलीडे भी होती है। कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है कि ये हॉलीडे है, पर इमरजेंसी सिचुएशन आने की वजह से गवर्नमेंट को वो हॉलीडे जो है डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलो बैंक में जो है स्ट्राइक होगी, ठीक है, किसी को नहीं पता था कि इंप्लॉय स्ट्राइक कर देंगे, पर उन्होंने अचानक यहाँ पर स्ट्राइक कर दी, जिसकी वजह से जो हमारा यहाँ पर गवर्नमेंट है उसको एक इमरजेंसी हॉलीडे जो है डिक्लेयर कर दी। अगर इस दिन हमारी यहाँ पर मेच्योरिटी डेट आती है, तब यहाँ पर पेमेंट कब होगी? तो आंसर देखो क्या है, फॉलोइंग डे इज करेक्ट। फॉलोइंग डे यानी कि अगले दिन, मान के चलो यहाँ पर हमारा क्या है, 15 जनवरी को यहाँ पर जो है हमारी मेच्योरिटी डेट थी, उस दिन क्या हुआ, इमरजेंसी हॉलीडे आ गई, तो इस केस में जो पेमेंट है वो यहाँ पर 16 जनवरी को यहाँ पर की जाएगी। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर हॉलीडेज का भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि किस दिन हमारी पेमेंट जो है वो की जाएगी। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट है एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले हमें बिल ऑफ एक्सचेंज का जो एंडोर्समेंट है उसके बारे में यहाँ पर जो है समझना है। तो एंडोर्समेंट का मतलब सिंपली क्या होता है, ट्रांसफर करना। जब हमारे यहाँ पे जो है ड्रॉयर है, ठीक है, अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को किसी दूसरे थर्ड पार्टीज को जो है ट्रांसफर कर देता है, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, जो ए पर्सन है, बी पर्सन है, ठीक है, तो ए पर्सन ने यहाँ पर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर ड्रॉ किया 50,000 रुपये। इसकी पेमेंट जो है वो 3 महीनों के बाद यहाँ पर जो है रिसीव होनी है। यहाँ पर एक सी पर्सन आता है, ठीक है, सी पर्सन है, जो ए पर्सन है उससे यहाँ पर जो है 50,000 रुपये इससे यहाँ पर लेने थे, यानी कि ए पर्सन को सी के 50,000 रुपये पे करने थे। तो सी ने इससे पेमेंट मांगी, तो ए ने कहा देखो भाई, मेरे पास अभी तो पेमेंट नहीं पड़ी है, पर मेरे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा है जिसकी पेमेंट जो है आपको 3 महीनों के बाद यहाँ पर जो है रिसीव होगी, मैं आपको ये दे सकता हूँ। तो यहाँ पर सी मान गया, सी ने कहा चलो यार वो नहीं दे रहा तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज ही पेमेंट ले लेंगे, ठीक है, पेमेंट तो हमारी सिक्योर हो जाए। ठीक है, तो ए पर्सन ने यहाँ पर क्या किया, बिल ऑफ एक्सचेंज को जो है सी पर्सन को यहाँ पर जो है ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, और कहा कि 3 महीनों के बाद जाकर आप जो है बी पर्सन से यहाँ पर पेमेंट ले ले। ये जो ट्रांसफर हुआ है ना, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट। अब इसमें केस में आप देखोगे जब एंडोर्समेंट हो जाती है तो यहाँ पर देखो ड्रॉयर कौन है, ए, ड्रॉई कौन है, बी, और यहाँ पर जो पेई है वो कौन है, यहाँ पर सी है। क्या है यहाँ पर हमारा सी है, क्योंकि जो पेमेंट है वो इसी को रिसीव होने है। सी पर्सन ने जो है एंडोर्समेंट के बाद इसको 3 महीनों के साथ अपने पास रखेगा, और जैसे 3 महीने कंप्लीट हो गए ये ड्रॉई के पास जाएगा, और ड्रॉई जो है इसको यहाँ पर जो है पेमेंट कर देगा। क्लियर है? इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो फटाफट से आप देख लेते हैं कौन से स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट है। पहला देखो क्या है, इट इज नॉट कॉमन प्रैक्टिस इन अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी कि जो हम बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं उसमें ये नॉट कॉमन होता है, मतलब कभी कभी यहाँ पर रेयर केसेस में देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि देखो ये ना कॉमनली यूज किया था, इस एंडोर्समेंट करना बिल ऑफ एक्सचेंज को, ये कॉमनली यूज किया था, हर दूसरी तीसरी ट्रांजेक्शन में इसको यूज कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, इट रेफर्स टू द कैंसिलेशन ऑफ द बिल आफ्टर इट इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि जब हम अपने बिल को प्रेजेंट कर देते हैं ड्रॉई के सामने उसकी पेमेंट लेने के लिए, ठीक है, उसके बाद हम जब उसको कैंसिल कर देते हैं तो उसे हम यहाँ पर एंडोर्समेंट कहते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। नेक्स्ट है, इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट्स फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, यानी कि इस केस में जो ओनरशिप राइट होते हैं, जैसे यहाँ पर देखो ए पर्सन है ना, इसका ओनरशिप राइट था इस बिल ऑफ एक्सचेंज को जब इसने ड्रॉ किया, पर जब इसने बिल ऑफ एक्सचेंज सी पर्सन को दे दिया तो इसने अपना ओनरशिप राइट सी पर्सन को यहाँ पर जो है ट्रांसफर कर दिया। तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट है। तो चौथी भी देख लेते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट मेड बाय एक्सेप्टर ऑफ द बिल, यानी कि जब एक्सेप्टर यानी कि ड्रॉई जब पेमेंट करता है तो उसे हम एंडोर्समेंट कहते हैं। तो ये गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी ही हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एग्जांपल है, राहुल ड्रॉज अ बिल ऑन रोहन, यानी कि राहुल ने बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ड्रॉ किया है रोहन पे, यानी कि राहुल कौन है, ड्रॉयर है, और रोहन कौन है, हमारा यहाँ पर ड्रॉई। यहाँ पे लिख देते हैं, रोहन क्या है, ड्रॉई है, और राहुल कौन है, ड्रॉयर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या हुआ यहाँ पर, वैल्यू कितने 6,000 की। राहुल एंडोर्स टू द कमल, यानी कि राहुल ने ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो यहाँ पर जो है कमल को दे दिया। तो इस केस में जो हमारा पेई है वो यहाँ पर कौन होगा, तो आंसर आपको पता लग ही गया होगा कि जो यहाँ पर कमल है उसको यहाँ पर जो है पेमेंट रिसीव होगी। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। और जब भी हम यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि एंडोर्समेंट में हमारे यहाँ पर 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। कौन कौन सी, एक वो जो ट्रांसफर कर रही होता है और एक वो जिसे यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज मिल रहा होता है। तो जो पार्टी यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज को जो है ट्रांसफर करती है इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एंडोर्सर। क्या कहते हैं हम यहाँ पर, एंडोर्सर। और जिस पार्टी को यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज मिल रहा होता है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एंडोर्सी। क्या कहते हैं हम इसको यहाँ पर, एंडोर्सी। क्लियर है आपको? तो पार्टीज के नाम भी आपको यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, when an acceptor refuses to pay the amount of bill to the holder of bill
ऑन इट्स मेच्योरिटी इज कॉल्ड, यानी कि अगर किसी केस में जैसे यहाँ पर ए पर्सन है और बी पर्सन है, ठीक है, तो यहाँ पर ए पर्सन ने जो है 3 महीनों का बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया था, तो जैसे ही 3 महीने पूरे हो गए, ठीक है, ए पर्सन ने यहाँ पर जो है बिल ऑफ एक्सचेंज बी के सामने प्रेजेंट किया और जो बी पर्सन है उसने यहाँ पर पेमेंट करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पहला डिसऑनर्ड ऑफ बिल, दूसरा रिटायर्ड बिल, तीसरा क्या है ऑनर्ड बिल या फिर एंडोर्स्ड बिल। तो आंसर देखो हमारे यहाँ पर क्या होगा, डिसऑनर्ड बिल इज अ करेक्ट आंसर, उसको हम मानेंगे कि ये डिसऑनर हो गया है और इस केस में जो हमारा ड्रॉयर है वो ड्रॉई के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई कर सकता है। नेक्स्ट देखो क्या है, बाकी टर्म्स भी समझते हैं। रिटायर्ड बिल क्या होता है, तो सिंपली देखो जब कोई ड्रॉई समय से पहले पेमेंट कर देता है तो उसे हम कहते हैं रिटायर्ड बिल। जैसे मान के चलो जो ए पर्सन है बी पर्सन है, तो ए पर्सन ने जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो यहाँ पर 3 महीनों के लिए ड्रॉ किया था, ठीक है, और यहाँ पर जो बी पर्सन है इसको 2 महीनों के बाद ही पेमेंट रिसीव हो गया और इसने क्या किया 2 महीनों में ही ए पर्सन को यहाँ पर पेमेंट कर दिया, तो इसे हम क्या कहते हैं रिटायर्ड बिल। नेक्स्ट है ऑनर्ड बिल। ऑनर्ड बिल क्या होता है, सिंपली देखो अगर बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट किया गया है ड्रॉई के सामने और ड्रॉई ने उसकी टाइमली यहाँ पर पेमेंट जो है कर दी है तो उसे कहते हैं ऑनर्ड बिल, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक से पेमेंट वगैरह हो गई है, कोई भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट हो गया एंडोर्स बिल, जिस बिल को एंडोर्स कर दिया है, एंडोर्समेंट अगर आ गई है तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं एंडोर्स्ड बिल। क्लियर है, तो ये भी हमारे यहाँ पर टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या है, राहुल ड्रॉज अ बिल ऑन रोहन फॉर 6,000, पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्राई। ठीक है, हमें यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करनी है कि ये जो ट्रांजेक्शन हुई है इसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे यहाँ पर जो है रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन हुई है वो क्या हुई है, यहाँ पर सेल की। जो यहाँ पर राहुल है उसने क्रेडिट सेल की है रोहन को 6,000 की, यानी कि जो राहुल है वो ड्रॉयर है और जो रोहन है वो क्या है हमारे यहाँ पर ड्रॉई है। तो हमें जो है राहुल की बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी एंट्री पास करें। तो जो पहली एंट्री होगी, ठीक है, जो पहली एंट्री होगी वो क्या होगी सेल की, और सेल की एंट्री क्या होती है, जो हमारे यहाँ पर रिसीवर है यानी कि जो रोहन है उसे हम यहाँ पर डेबिट करेंगे और जो हमारे यहाँ पर सेल अकाउंट है उसे हम यहाँ पर क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे 6,000 से। ठीक है, 6,000 से। इस केस में ये जो पर्सन है वो हमारा यहाँ पर क्या बन जा रहा है, एक तरह का यहाँ पर डेटर बन जा रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, इससे रिटर्न में साइन करवा लिया। क्या कर लिया हमने, यहाँ पर रिटर्न में साइन करवा लिया और हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज आया, यानी कि हम लोग यहाँ पर जो है रिसीवर है, हमारी एसेट एक जो है यहाँ पर इंक्रीज हुई है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को यहाँ पर जो है क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर बिल रिसीवेबल अकाउंट है उसे हम यहाँ पर जो है डेबिट कर देंगे, सॉरी, और जो हमारा यहाँ पर रोहन अकाउंट है, जो हमारा यहाँ पर पहले डेबिट था उसको कैंसिल करके यहाँ पर रोहन को हम यहाँ पर कर देंगे क्रेडिट। तो रोहन अकाउंट हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो आंसर देखो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज जो बिल रिसीवेबल अकाउंट है उसे हमें डेबिट करना है और रोहन अकाउंट को हमें यहाँ पर क्रेडिट करना है। तो ऑप्शन बी डेबिट बिल रिसीवेबल अकाउंट और क्रेडिट रोहन अकाउंट इज अ करेक्ट आंसर। क्योंकि अब देखो क्या है कि जो हमारे डेबिट और क्रेडिट करने के रूल्स हैं उनको मैंने ऑलरेडी आपको जब अकाउंटिंग का मीनिंग करवाया था तो उसमें डिटेल में बता दिया है। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा हमने यहाँ पर कैसे एंट्री जो है पास की। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट को हमें डेबिट करना है और रोहन को यहाँ पर क्रेडिट कर देना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, राहुल ड्रॉज अ बिल ऑन रोहन फॉर 6,000, पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। अब हमें ड्रॉई की बुक में यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करनी है, यानी कि रोहन यहाँ पर कौन सी जर्नल एंट्री जो है वो पास करेगा। तो सबसे पहले देखो रोहन क्या है, ड्रॉई है, और उसके लिए ये क्या है यहाँ पर क्रेडिट परचेज है। तो उसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट को हमें यहाँ पर डेबिट करना है 6,000 से, और हमारे यहाँ पर जो राहुल है, यहाँ पर जो हमारा राहुल है उसे हमें यहाँ पर क्या करना है क्रेडिट करना है, क्योंकि राहुल क्या है यहाँ पर क्रेडिटर है, गिवर है। ठीक है, 6,000 से। उसके बाद क्या हुआ कि हमसे राहुल ने हमसे जो है रिटर्न में साइन कर लिया, हमने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर हमारी एक नई लायबिलिटी जो है वो क्रिएट होगी, वो क्या होगी यहाँ पर बिल्स पेबल। क्या है, बिल्स पेबल। ठीक है, तो बिल्स पेबल अकाउंट को हमें बिल्स पेबल हमारे यहाँ पर क्रिएट हो गई। तो बिल्स पेबल हमारी एक लायबिलिटी, तो उसे हम यहाँ पर क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। तो बिल्स पेबल अकाउंट को हमें यहाँ पर कर देना है क्रेडिट। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा राहुल अकाउंट है उसे हमें यहाँ पर कर देना है डेबिट। राहुल अकाउंट को हमें यहाँ पर कर देना है डेबिट 6,000 से, और बिल्स पेबल अकाउंट को हमें क्रेडिट कर देना है 6,000 से। ये हमारी एंट्री जो है यहाँ पर पास हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो क्या है, हमारा डेबिट राहुल अकाउंट, क्रेडिट बिल्स पेबल अकाउंट इज अ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, व्हाट इज बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग यहाँ पर क्या होती है। सबसे पहले यहाँ पर बिल डिस्काउंटिंग का यहाँ पर मीनिंग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जब भी हम क्रेडिट पे सामान बेचते हैं, यहाँ पर जैसे मान लो ए पर्सन ने क्रेडिट पे सामान बेचा, तो उसने सामान अभी बेच दिया, पर उसकी जो पेमेंट है उसे यहाँ पर 3 महीनों के बाद रिसीव होनी है, जिसकी वजह से क्या होता है उसे यहाँ पर फंड्स की कमी आ जाती है, जिससे वो अपने बिजनेस ऑपरेशन को अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बैंक है वो हमें एक यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके अंडर ठीक है वो हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर उसको डिस्काउंट कर देता है और इमीडिएट हमें यहाँ पर जो है पेमेंट कर देता है। हालांकि उसके बदले में यहाँ पर बैंक जो है अपने कुछ यहाँ पर चार्जेस जरूर यहाँ पर जो है डिडक्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलो जो ए पर्सन था,
ए पर्सन था, इसने 50,000 रुपये का बिल ऑफ एक्सचेंज जो है यहाँ पर ड्रॉ किया था बी के ऊपर। पेमेंट मिलनी थी 3 महीनों के बाद। पर क्या हुआ कि इसे जो है यहाँ पर 1 महीने के बाद ही, मतलब 1 महीना जैसे बीता, इसको फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये यहाँ पर बैंक के पास गया और उसने कहा कि देखो भाई, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसकी यहाँ पर 3 महीनों के बाद पेमेंट होनी है, ठीक है। 1 महीना ऑलरेडी निकल चुका है, यानी कि आपको इस बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट जो है 2 महीनों के बाद जो है मिल जाएगी। मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है, आप ये मुझसे परचेज कर लो और मुझे इसकी पेमेंट इमीडिएट जो है यहाँ पर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक मान जाता है। उसने यहाँ पर क्या किया, 50,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज लिया, उसमें अपने चार्जेस डिडक्ट किया। मान के चलो जो चार्जेस है वो 10,000 रुपये हैं, तो बाकी के जो 40,000 रुपये वो इमीडिएटली यहाँ पर जो है ए पर्सन को यहाँ पर दे दिया, जिससे क्या हुआ कि बैंक को यहाँ पर 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया और जो ए पर्सन है उसको यहाँ पर जो है इमीडिएट फंड जो है मिल गई, यानी दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बिल डिस्काउंटिंग। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा, अब ये जो बिल डिस्काउंटिंग बैंक ने किया, अगर बाई चांस यहाँ पर जो हमारा ड्रॉई है, बी पर्सन है, वो यहाँ पर डिफॉल्ट कर दे, तो यहाँ पर जो बैंक है, ये जो डिफॉल्ट का रिस्क है, ठीक है, जो लॉस होगा वो यहाँ पर कौन उठाएगा? तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर, ड्रॉयर। क्या होगा? ड्रॉयर, ठीक है। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके केस में जब भी डिस्काउंटिंग की जाएगी तो हमेशा जो रिस्क है वो ए पर्सन के साथ, यानी कि ड्रॉयर के साथ ही यहाँ पर जुड़ा होगा। यानी कि अगर इस केस में जो बैंक है उसने यहाँ पर बी से पेमेंट मांगने गया और बी ने यहाँ पर पेमेंट देने से मना कर दिया, तो बैंक जो है वो सारी की सारी पेमेंट जो है वो ए पर्सन से यहाँ पर जो है रिकवर करेगा। किससे रिकवर करेगा? ए पर्सन से यहाँ पर जो है रिकवर करेगा। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर देखो मीनिंग क्या है। पहला, द एक्ट ऑफ सेलिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज टू अ बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिफोर इट्स मैच्योरिटी डेट, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को उसकी मैच्योरिटी डेट से पहले सेल करते थे ताकि हमें इमीडिएट पेमेंट यहाँ पर जो है रिसीव हो जाए। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से डिफाइन करता है बिल ऑफ डिस्काउंटिंग की। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, द एक्ट ऑफ एंडोर्सिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज टू अ थर्ड पार्टी फॉर पेमेंट, यानी कि जब हम एंडोर्स कर देते हैं किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करने के लिए, तो वो हमारा बिल डिस्काउंटिंग कहलाता है। तो बिल्कुल नहीं, ये नहीं है। नेक्स्ट क्या है, द एक्ट ऑफ इशूइंग अ न्यू बिल ऑफ एक्सचेंज टू रिप्लेस ओल्ड वन, यानी कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज को कैंसिल करके जब हम दूसरे को रिन्यू करते हैं, दूसरी बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करते हैं, तो वो हमारा बिल डिस्काउंटिंग कहलाता है। बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। यही स्टेटमेंट जो है हम बिल डिस्काउंटिंग को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग फॉर द होल्डर ऑफ द बिल, यानी कि जो होल्डर ऑफ द बिल है, जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज मिला है, उसको बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंटिंग करवाने से क्या मेन बेनिफिट जो है यहाँ पर रिसीव होता है। सबसे पहला, इमीडिएट एक्सेस टू फंड बिफोर द बिल मैच्योरिटी, यानी कि बिल की मैच्योरिटी डेट से पहले उसको इमीडिएट यहाँ पर फंड्स मिल सकता है। बिल्कुल ये हमारा यहाँ पर बेनिफिट होता है, इसी के लिए तो हम बिल डिस्काउंटिंग कराते हैं। नेक्स्ट है, हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अदर देन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि हम बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर मिल सके। तो बिल्कुल नहीं, ये बेनिफिट नहीं होता है। नेक्स्ट है, टैक्स एडवांटेज ऑन डिस्काउंटेड अमाउंट, यानी कि जो डिस्काउंट अमाउंट की गई है उसके ऊपर हमें जो है यहाँ पर टैक्स एडवांटेज मिल जाती है। तो ऐसा भी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट बाय द ड्रॉई, यानी कि ड्रॉई के अगेंस्ट हमें यहाँ पर प्रोटेक्शन मिल जाती है। अगर वो डिफॉल्ट कर भी देते हैं तो हम लॉस से बचाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि लॉस की भरवाई तो यहाँ पर हमारे ड्रॉयर को ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, इमीडिएट एक्सेस टू फंड्स बिफोर द बिल मैच्योरिटी डेट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क एसोसिएटेड विद द बिल डिस्काउंटिंग, जब भी बिल को डिस्काउंटिंग किया जाता है तो उसके अंदर ये जो रिस्क होता है उसे हम यहाँ पर कौन से रिस्क से यहाँ पर जानते हैं। जो हमने डिफॉल्ट का रिस्क देखा था ना, ड्रॉई हो सकता है कि यहाँ पर डिफॉल्ट कर दे, तो वो रिस्क हमारा क्या कहलाता है? पहला मार्केट रिस्क, दूसरा ऑपरेशनल रिस्क, तीसरा क्रेडिट रिस्क या फिर लीगल रिस्क, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो हमारा आंसर है क्रेडिट रिस्क क्या है, करेक्ट आंसर है। जब हम किसी को लोन वगैरह देते हैं, ठीक है, कोई भी लोन वगैरह देते हैं और सामने वाला पर्सन जो है हो सकता है कि डिफॉल्ट कर दे, तो ये जो हम रिस्क बियर कर रहे होते हैं डिफॉल्ट का, वही हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है, क्रेडिट रिस्क। बाकी रिस्क के बारे में हम जान लेते हैं। तो मार्केट रिस्क क्या होता है? देखो मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आती है, मार्केट में जो अप डाउन होते हैं, उसकी वजह से जो लॉस होने के चांसेस होते हैं उसको हम यहाँ पर मार्केट रिस्क के नाम से जो है जानते हैं। उसके बाद देखो क्या है, ऑपरेशनल रिस्क, जो हम बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं उसमें कुछ गलतियां होने की वजह से जो यहाँ पर रिस्क होते हैं वो हमारे ऑपरेशनल रिस्क होते हैं। उसके बाद क्या है, लीगल रिस्क, कुछ यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन बना देती है जो कि हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी घातक सिद्ध होते हैं, काफ़ी डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। तो वो हमारा ये कहलाता है लीगल रिस्क। क्लियर है? तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है, मिस्टर अमन ड्रॉज अ बिल ऑन मिस्टर रमन फॉर 1 लाख रुपीज ऑन 1 अप्रैल 2022 फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। तो अमन ने यहाँ पर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है रमन पे 1 लाख रुपए का 3 महीनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 मई 2020 को जो मिस्टर श्याम है, ठीक है, यहाँ पर अमन लिख देते हैं पर अमन, जो यहाँ पर मिस्टर अमन है उसने यहाँ पर इस बिल ऑफ एक्सचेंज को जो है डिस्काउंट करवा लिया एट द रेट ऑफ 10%। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी है कि जो डिस्काउंट की अमाउंट है, यानी कि जो बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए हैं वो अमाउंट यहाँ पर कितनी है। तो सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो 3 महीनों के लिए ड्रॉ किया गया, ठीक है। 1 अप्रैल को ड्रॉ किया गया था, 1 मई को इसकी जो है पेमेंट जो है डिस्काउंट करवा लिया था।
यानी कि 1 महीनों के बाद यहाँ पर जो है बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवा लिया था। यानी कि जो पेमेंट के लिए जो दिन रह गए थे वो कितने रह गए थे, यहाँ पर 2 महीने ही रह गए थे। अब हम बैंक के पास बिल को डिस्काउंट करवाने जा रहे हैं, तो बैंक जो है वो हमें यहाँ पर 2 महीने पहले ही यहाँ पर पेमेंट दे रहा है। तो एक तरह से हम कहें कि यहाँ पर बैंक जो है वो हमें 2 महीनों के लिए लोन जो है दे रहा है। तो बैंक यहाँ पर जो हमें चार्जेस डिडक्ट करेगा, यानी कि जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो यहाँ पर 2 महीनों का ही होगा। तो सिंपली हमें 2 महीनों का यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है और जो चार्जेस है ना, वो हमें यहाँ पर जो है कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें 1 साल का यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है। तो 1 लाख रुपए की यहाँ पर अमाउंट है, ठीक है। उसके ऊपर 1 साल का अगर हम इंटरेस्ट रेट चार्ज करें तो वो कितना आ रहा है हमारे यहाँ पर 10,000। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर 2 महीनों का, क्योंकि 1 महीने तक तो हमने रख लिया था ना। तो 2 महीने के चार्जेस यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हमें यहाँ पर डिटरमाइन करना है। तो 10,000 जो हमारा टोटल इंटरेस्ट है इनटू हमें करना है 2, डिवाइड करना है हमारे 2 के साथ, अब 12 के साथ। अब हमने कैसे किया, देखो हमें 2 महीनों का कैलकुलेट करना है और टोटल मंथ्स कितने यहाँ तक होते हैं 12। तो फटाफट से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं 10,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12। तो ये हमारा कितना आंसर आ रहा है यहाँ पर 1667, ठीक है। 1667 यहाँ पर ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर। तो हमने बेसिकली किया क्या, 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, उसके बाद 2 महीनों का यहाँ पर जो है इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, विच ऑफ दिस इज अ फीचर ऑफ प्रॉमिसरी नोट। इसमें से हमारा कौन सा फीचर होता है प्रॉमिसरी नोट का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है प्रॉमिसरी नोट का यहाँ पर मीनिंग समझ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, एक ए और बी, ठीक है। तो बी पर्सन ने यहाँ पर इस ए से जो है यहाँ पर 50,000 रुपये खरीदे और 50,000 की गुड्स खरीदी और कहा कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर जो है 3 मंथ्स के बाद जो है यहाँ पर पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो जो हमारा ए पर्सन है ना, इसको यहाँ पर बी पे भरोसा नहीं था और इसने बी से कहा कि आप ना मुझे यहाँ पर जो है लिखित में प्रॉमिस करो, यानी कि आप ऑरली अभी बोल रहे हो ना, आप इसकी बजाय मुझे यहाँ पर एक लिखित में रिटर्न में जो है प्रॉमिस करो कि आप मुझे 3 महीनों के बाद जो है पेमेंट कर दोगे। तो यहाँ पर देखो बी पर्सन ने क्या किया, यानी कि जो हमारा यहाँ पर बायर है उसने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट जो है प्रिपेयर किया जिसमें इसने पूरी ट्रांजैक्शन की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर फिल कर दी कि इसने 50,000 की गुड्स ए से खरीदी है, 3 महीनों के बाद इसकी पेमेंट करनी है। और बी पर्सन ने यहाँ पर प्रॉमिस किया कि मैं जो है यहाँ पर 3 महीनों के बाद ए पर्सन को 50,000 रुपये का यहाँ पर पेमेंट जो है वो कर दूंगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये जो डॉक्यूमेंट है इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि अगर बाई चांस ये अपने प्रॉमिस से मुकरता है तो जो ए पर्सन है इस डॉक्यूमेंट की हेल्प से इस पर्सन पे केस कर सकता है और इससे जो अमाउंट जो इसने प्रॉमिस की है वो यहाँ पर जो है रिकवर कर सकता है। तो यहाँ पर देखो ये बिल ऑफ एक्सचेंज से कैसे डिफरेंस है, सबसे पहले जो बायर होता है, जो प्रॉमिसर होता है, वो इसको भी यहाँ पर बनाता है और वो एक प्रॉमिस करता है, ऑर्डर नहीं देता, वो क्या करता है यहाँ प्रॉमिस करता है कि मैं आपको यहाँ पर जो है पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारी बेसिकली हमारे जो प्रॉमिसरी नोट होता है उसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। एक होता है मेकर जो कि यहाँ पर हमारा जो प्रॉमिसरी नोट है उसको यहाँ पर बनाता है यानी कि मेक करता है, और एक पर्सन वो होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर जिसको यहाँ पर पेमेंट रिसीव होनी होती है, और वो पर्सन हमारा क्या कहलाता है यहाँ पर पेई कहलाता है। तो यहाँ पर देखो जो ए पर्सन है ये हमारा क्या कहलाए यहाँ पर पेई जो है कहलाए। तो प्रॉमिसरी नोट के अंदर हमारी मेनली 2 पार्टीज जो है इन्वॉल्व होती है। अब फटाफट से यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो कौन सा फीचर हमारा यहाँ पर होता है, सबसे पहले इट कंटेन्स अ प्रॉमिस टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पार्टी ऑन अ सर्टेन डेट अपन डिमांड, ठीक है। यानी कि इसके अंदर एक प्रॉमिस होता है, सामने वाला पर्सन जो है प्रॉमिस कर रहा होता है कि वो किसी अनदर पार्टी को एक स्पेसिफाइड अमाउंट जो है एक स्पेसिफाइड डेट पर जो है यहाँ पर पे करेगी। तो ये हमारा बिल्कुल यहाँ पर फीचर होता है। नेक्स्ट है प्रॉमिसरी नोट्स आर लीगली एनफोर्सिएबल डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज्ड इन द कोर्ट टू कलेक्ट आउटस्टैंडिंग डेट इफ नेसेसरी। यानी कि लीगली एनफोर्सिएबल होते हैं, यानी कि हम जो है इनको कोर्ट में दिखाकर सामने वाले पर्सन के खिलाफ इसको एज अ सबूत यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर केस कर सकते हैं और उससे अमाउंट जो है रिकवर कर सकते हैं। तो ये भी हमारा फीचर होता है। नेक्स्ट क्या है, द प्रॉमिसरी नोट इन्वॉल्व्स 2 पार्टीज नेमली मेकर एंड पेई, यानी कि प्रॉमिसरी नोट के अंदर 2 पार्टीज होते हैं, एक मेकर और पेई। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉमिसरी नोट्स कैन बी ट्रांसफर टू अदर पार्टीज, यानी कि जो प्रॉमिसरी नोट है वो किसी तीसरे पार्टी को भी यहाँ पे ट्रांसफर की जाती है। तो बिल्कुल सही, हमारा जो प्रॉमिस नोट है उसको हम एंडोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर फीचर होते हैं प्रॉमिस नोट के। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, व्हाट इज द रोल ऑफ द पेई इन द प्रॉमिस नोट, यानी कि जो हमारा यहाँ पर पेई होता है, 2 पार्टीज थे ना, एक मेकर था एक पेई था, तो इसमें जो पेई है उसका क्या रोल होता है, उसको यहाँ पर क्या मिलना होता है प्रॉमिस नोट। पहला क्या है कि वो प्रॉमिसरी नोट को यहाँ पर इशू करता है, तो बिल्कुल नहीं, ये कौन इशू करता है, मेकर इशू करता है। कौन इशू करता है, मेकर। दूसरा, टू मेक द प्रॉमिस टू रिपे द स्पेसिफाइड अमाउंट, यानी कि ये प्रॉमिस करता है कि उसमें जो भी अमाउंट लिखी है वो उसको जो है वापस करेगा। तो बिल्कुल नहीं, ये कौन करता है, मेकर करता है।
कौन करता है? मेकर करता है। नेक्स्ट क्या है? टू रिसीव द पेमेंट एज स्पेसिफाइड इन द नोट, यानी कि उसमें जो भी अमाउंट स्पेसिफाई की गई है उस अमाउंट को रिसीव करता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर ये हमारा जो है पे यही करता है, उसको सिर्फ अमाउंट जो है यहाँ पर रिसीव होती है। नेक्स्ट क्या है? टू एंडोर्स द प्रॉमिस नोट, यानी कि वो प्रॉमिस नोट को एंडोर्स करता है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ पे को यहाँ पर पेमेंट जो है रिसीव होती है। क्लियर है? तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देख लिए हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप जो है यहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे, अगर किसी भी तरह का यहाँ पर आपको डाउट होगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आज के लिए इतना ही।